हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज की क्लास से और हम ये कह सकते हैं कि आज से हम जो एनएचएम में अलग अलग जगह एनएचएम स्टाफ नर्स सीएचओ के पेपर होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए मेगा क्लास स्टार्ट की गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन भी लोगों का स्पेशली एनएचएम सीएचओ और स्टाफ नर्स के लिए पेपर हो, प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर एक बार रिव्यू करें। और जो पेपर हुए हैं रिसेंट में, मैंने सभी पेपर्स अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, तो आप उन पेपर्स को देखें जिनका भी अपकमिंग एनएचएम स्टाफ नर्स और सीएचओ पेपर हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। यदि एक ही दिन तीन स्टेट में पेपर होता है तो वहाँ पर है जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग पूरे पुराने पेपर एक बार ज़रूर देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप यदि झारखंड का पेपर देते हैं, उत्तराखंड का पेपर देते हैं, तो आप एमपी या फिर हरियाणा का पेपर नहीं चेक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज़ चेक कीजिए, त्रिपुरा का चेक कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। यदि त्रिपुरा का देखते हैं आप और एमपी का पेपर देखते हैं, हरियाणा सीएचओ का देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग यदि किसी अदर स्टेट के लिए भी सीएचओ का पेपर देते हैं, तो आप किसी डिफरेंट दूसरे स्टेट का पेपर देख सकते हैं सीएचओ का। तो जो आज की क्लास रहेगी और जो डेली क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी, डेली 45 मिनट 1 आवर की क्लास होगी, जिसमें आपके 100+ एमसीक्यूज तक सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस अब की, वहाँ पर जाकर आप है जो पेपर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में मेनली जो क्वेश्चन रहेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रहेंगे। तो जिनका भी एनएचएम स्टाफ नर्स जीएमसी में पेपर होने वाला है अपकमिंग टाइम में, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये क्लास ओनली एमपी एनएचएम के लिए बस रहेगी। तो जो मेगा क्लास फर्स्ट रहेगी या फिर सेकंड थर्ड जो क्लासेस रहेंगी, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो क्लास में एंड तक बने रहें। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया के लिए कौन सी ड्रग है जो और ज़्यादा क्या कर सकती है, और ज़्यादा सीवियर इफेक्ट कर सकती है, या फिर हाइपरकैलेमिया में क्या कर सकती है और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ऑप्शन में एसी इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स, इंसुलिन, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइपरकैलेमिया के लिए कौन सी ड्रग है जो और ज़्यादा वर्स्ट कर सकती है, तो वो है यहाँ पर एसी इनहिबिटर। जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं मेनली, तो वो यहाँ पर क्या कर सकती हैं, और ज़्यादा हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन को वर्स्ट कर सकती है। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या, इंक्रीज पोटेशियम लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल का बढ़ना क्या कहलाएगा, हाइपरकैलेमिया। कम होना हाइपोकैलेमिया। अब यहाँ पर जो एसी इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में क्या करते हैं, हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट है जो कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर यदि 1 लाइनर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, एसी इनहिबिटर्स की जगह कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ 56-year-old मैन विथ डायबिटिक। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यदि आपको यहाँ पर एसी इनहिबिटर्स की जगह एसी इनहिबिटर्स कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो आपको दे दी जाती हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको उनके लिए मार्क करना होगा, आप उनको भी मार्क कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट आपको एसी इनहिबिटर्स की मेडिसिन दे दें, जो कि बहुत सारे एग्जाम कैटेगरी की मेडिसिन है, चाहे आप कैप्टोप्रिल ले लो, एनालप्रिल ले लो, फेसनोप्रिल ले लो, जिसमें लास्ट में प्रिल होगा, वो सभी किस कैटेगरी की मेडिसिन है, एसी इनहिबिटर्स की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो। तो वो भी यहाँ पर आपको हो सकता है डायरेक्ट उन मेडिसिन के नाम दे के पूछें कि हाइपरकैलेमिया के लिए और कौन सी मेडिसिन है वर्स्ट कर सकती है। तो यदि आपको एसी इनहिबिटर्स ना दे के मेडिसिन के जो एग्जाम्पल हैं वो दे दें, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, a 56-year-old man with diabetes mellitus was admitted to an emergency ward with a weak pulse at the rate of 120 per minute, hypotension and hypernatremia. Which of the following nursing intervention is appropriate? तो यहाँ पर पेशेंट के लिए क्या है, हाइपोटेंशन है, हाइपरनेट्रेमिया है, वीक पल्स रेट है। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को साथ में डायबिटीज मेलाइटस भी है। ऑप्शन में रिहाइड्रेट द पेशेंट विथ 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सलाइन, एडमिनिस्टर 3% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इन यूरिन आउटपुट, एडमिनिस्टर मैनिटोल सॉल्यूशन इन चेक सोडियम लेवल रेगुलरली, या फिर रिहाइड्रेट द पेशेंट विथ 25%
डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सलाइन। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट की कंडीशन क्या है, हाइपोटेंशन है, हाइपरनेट्रेमिया भी है। तो ऐसे केस में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी कि पेशेंट को रिहाइड्रेट करने की, लेकिन कैसे, 5% डेक्सट्रोज से। हाफ नॉर्मल सलाइन में 5% डेक्सट्रोज से आप पेशेंट को क्या करेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक सक्शन द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो एक क्वेश्चन हर एक NHM एग्जाम में आता है, GMC एग्जाम में आता है। यदि पेशेंट को कंटिन्यूअसली गैस्ट्रिक सक्शनिंग की जा रही है तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या फिर हाइपरकैलेमिया, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस में से आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक सक्शन में जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो अब एल्कलोसिस और एसिडोसिस किस बेस पर डिपेंड करता है, जो नॉर्मल pH वैल्यू होती है ब्लड की वो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। यदि यही pH वैल्यू 7.35 से कम जाती है तब एसिडोसिस की सिचुएशन डेवलप होगी। जो रेंज ऑफ स्केल पढ़ी है हमने, pH रेंज है 0 to 14 तक होती है। तो यहाँ पर वही है कि यदि pH रेंज कितनी है, 7.35 से 7.45, तो ये नॉर्मल है। यदि ये 7.35 से कम जाती है तो एसिडोसिस, और यदि रेंज हाई होती है तो एल्कलोसिस। फिर इसमें अलग अलग चीज़ें भी क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, बट यदि कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट वन इज हाइपर फॉस्फेटेमिया यूजुअली कॉजेज अ रेसिप्रोकल ड्रॉप इन। तो जो यहाँ पर हाइपर फॉस्फेटेमिया है किसके कम होने के कारण होगा, रेसिप्रोकल ड्रॉप का मतलब है कि कम होने के कारण होगा। ऑप्शन में सीरम क्लोराइड, सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम, या फिर सीरम सोडियम। तो एक चीज़ और आपको एग्जाम में आती है, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है टिटेनी जो सिचुएशन है, सबको पता है टिटेनी में क्या होगा, कैल्शियम के कारण हो गए। तो यहाँ पर हाइपर फॉस्फेटेमिया भी किसके कारण होता है, सीरम कैल्शियम के कारण। किसके कारण, किसका लेवल कम होगा जिससे हाइपर फॉस्फेटेमिया की सिचुएशन डेवलप होगी, सीरम कैल्शियम लेवल के कारण। जो हाइपर फॉस्फेटेमिया, सीरम फॉस्फेट लेवल कितना होता है, मोर देन 4.5 mg/dl। ये क्या है, हाई रेंज हो गई। सीरम फॉस्फेट लेवल कितना हो गया, मोर देन 4.5 mg/dl से ज़्यादा जाता है तो हाइपर फॉस्फेटेमिया। और ये अकेला कभी भी नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। जब सीरम कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब होगा तभी ये सिचुएशन डेवलप होगी। यदि सीरम कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो हाइपर फॉस्फेटेमिया होगा, ज़्यादा होता है तो हाइपो होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अपोजिट में होंगी दोनों चीज़ें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर डेस्मोप्रेसिन, डोपामाइन, ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स, या फिर नॉरएड्रेनालिन। तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस में कौन सी मेडिसिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी। तो जो डेस्मोप्रेसिन है, डेस्मोप्रेसिन जो कि यहाँ पर हार्मोनल है, ये क्या किया जाएगा, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, डेस्मोप्रेसिन। क्योंकि जनरली इसमें क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसमें क्या करेगी, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग रहेगी, कम सीक्रेट करेगी। तो जब कम होगा तो उसको बाहर से हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर रहेगा वो क्या होगा, डेस्मोप्रेसिन। ये भी आ सकता है डायबिटीज इंसिपिडस में कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो वह वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड अ नर्स मेक श्योर इज अवेलेबल इन द वार्ड व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन हेपेरिन थेरेपी। यदि एक नर्स है वार्ड में ड्यूटी करती है तो हेपेरिन थेरेपी दी गई है यदि पेशेंट को, तो कौन सी मेडिसिन भी अवेलेबल होना चाहिए, प्रेलिडॉक्सिन, एन-एसिटाइलसिस्टिन, प्रोटामाइन सल्फेट, या फिर लूप डायूरेटिक्स। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है कि यदि हेपेरिन दिया है तो हेपेरिन के साथ में वहाँ पर वार्ड में क्या अवेलेबल होना चाहिए, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, एंटीडोट है हेपेरिन का। इसीलिए जो मेडिसिन दी जाएगी तो हेपेरिन के साथ साथ वार्ड में क्या होना चाहिए, प्रोटामाइन सल्फेट। और जितनी भी पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती हैं जो बेसिकली इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, उनके साथ साथ उनके एंटीडोट भी वार्ड में अवेलेबल होना चाहिए इनकेस
क्या होता है, ओवरडोज होती है मेडिसिन, तो उसका एंटीडोट दे के हम क्या कर सकते हैं, उसके ओवरडोज को हम ट्रीट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसीलिए हेपेरिन के साथ क्या होना चाहिए वार्ड में, प्रोटामाइन सल्फेट। अब हेपेरिन और वारफ्रिन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम 1 मिनट में वारफ्रिन की बात करें हम, तो एग्जाम में जो चीज़ आती है वो आती है कि कौन ओरल दे सकते हैं और कौन आईवी रूट से दे सकते हैं। तो वारफ्रिन है जो एक एंटीकोआगुलेंट है, क्या कर सकते हैं, हम ओनली ओरली दे सकते हैं, बट हेपेरिन आईवी रूट से दे सकते हैं। हेपेरिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसीलिए यदि प्रेगनेंसी में भी किसी को ज़रूरत होती है एंटीकोआगुलेंट की तो हम क्या दे सकते हैं, हेपेरिन, बट वारफ्रिन नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीकोआगुलेंट हम दे सकते हैं, तो हेपेरिन, वारफ्रिन नहीं दे सकते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। एंटीडोट की बात करें तो प्रोटामाइन सल्फेट हेपेरिन के लिए दिया जाता है, वारफ्रिन के लिए विटामिन के या फिर फाइटोमेनाडियोन है जो दिया जाएगा। मेनली इनका जो एग्जाम में जो रूट है, प्लेसेंटा को क्रॉस करना और एंटीडोट, 3 चीज़ें मेनली एग्जाम में आती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ड्रग्स आर डिजाइन टू प्रोलॉन्ग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स। तो कौन सी मेडिसिन डिज़ाइन की जाती हैं जो ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और ड्यूरेशन बहुत लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब रहेंगी, तो किस टाइप की मेडिसिन होंगी, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, ड्रग इन कैप्सूल फॉर्म, कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन या फिर जेली फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। तो कौन सी मेडिसिन है जिससे क्या होगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी लंबा रहे, मतलब बहुत ही स्लो एब्जॉर्ब भी हो और लंबे टाइम तक इनका ड्यूरेशन भी अफेक्ट करने का टाइम है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यदि आपने एक पैरासीटामोल की डोलो या फिर क्रोसिन ली तो वो आपको 8 घंटे तक काम करेगी। यदि आपको कोई और ऐसी मेडिसिन चाहिए तो एटलीस्ट एक मेडिसिन 12 आवर तक काम करेगी, बट वही सेम कंपोजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या हो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है ड्रग की वो क्या रहे, ज़्यादा रहे, ड्यूरेशन भी लंबे टाइम तक रहे, तो वो है कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन। मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो आप लेंगे एक ही टैबलेट, बट वो क्या होगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और अपना इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो कौन सी मेडिसिन होगी, कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो कौन सी मेडिसिन है जो 100% बायो अवेलेबिलिटी का मतलब एब्जॉर्ब होगी और तुरंत होगी, तुरंत जो एक्शन होगा, तो वो कौन सा रूट होगा, ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस रूट। तो कौन सा रूट है जो होगा जिससे क्या कर सकते हैं हम, मेडिसिन का जो 100% क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और प्रॉपर तरीके से बॉडी में फंक्शनिंग करती सभी हैं, लेकिन 100% कौन करेगा, आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सीरोसल कैविटी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी एग्जाम में पूछते हैं तो वो एब्डोमिनल कैविटी, यदि लार्जेस्ट सीरस फ्लूइड जिस कैविटी में हो तो वो कौन सी है, थोरेसिक, पेरिटोनियल, प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल कैविटी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कैविटी पूछे तब हमको कहना है एब्डोमिनल कैविटी, और लार्जेस्ट सीरस फ्लूइड वाली कैविटी पूछे तब क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। स्मॉलेस्ट कैविटी पूछते हैं तो क्या है, माउथ। लार्जेस्ट पूछते हैं ओनली लार्जेस्ट कैविटी तो एब्डोमिनल कैविटी। लार्जेस्ट सीरोसल फ्लूइड जो भरा हुआ होगा, सीरस फ्लूइड होगा, वो क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट वन इज when a nurse teaches a client the importance of deep breathing exercise after a surgery, which of the following explanation is incorrect। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करते हैं, यदि पेशेंट की सर्जरी हुई है तो आफ्टर सर्जरी उसको आप कहते हैं कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए। तो यहाँ पर सभी पॉइंट सही है, लेकिन आपने जो एक एक्सप्लेनेशन किया है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन में है यहाँ पर सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई, atelectasis does not happen in post-operative period, deep breathing promotes surfactant secretion, surfactant reduce the amount of pressure needed to है कि आफ्टर द सर्जरी कौन सा पॉइंट है जो कि इनकरेक्ट होगा, जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब कि गलत है जो चीज़। तो सर्फेक्टेंट्स क्या है, लोअर द सरफेस टेंशन एल्वियोलाई, तो ये बिल्कुल सही है। डीप ब्रीदिंग सर्फेक्टेंट सीक्रेशन के लिए प्रमोट करेगी।
एंड यहाँ पर जो सर्फेक्टेंट्स हैं यदि ये कम होंगे तो एल्वुलाई प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेट हो पाएंगी। बट यहाँ पर एटेलैक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स का कोलैप्स होना, सिकोड़ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। तो यहाँ पर इनकरेक्ट चीज की बात हो रही है, तो वो क्या होगा आपका आंसर बी, एटेलैक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटेलैक्सिस और कोलैप्स्ड लंग क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। नेक्स्ट वन इज A nurse is teaching student nurse regarding auscultation of heart sound and murmurs. Where should the student nurse auscultate for the aortic valve? तो एज अ स्टूडेंट नर्स आप aortic valve कहाँ पर है जो असेस करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, साउंड सुनेंगे। ऑप्शन में है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, सेकेंड इंटरकॉस्टल टू द राइट ऑफ द स्टर्नम, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, या फिर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इज द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है कि aortic valve जब आप ऑस्कल्टेशन करते हैं तो कहाँ पर सुनेंगे, स्पेस पूछा है यहाँ पर, कहाँ पर सुनेंगे आप, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। कहाँ पर, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के यहाँ पर राइट ऑफ द स्टर्नम में। नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर द गोल, क्लाइंट विल बी एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन। यदि क्लाइंट कहता है कि वो इंसुलिन अपने खुद से सेल्फ एडमिनिस्टर कर लेगा, तो यहाँ पर कौन सा गोल है जो आउटकम है जो होगा। ऑप्शन में है नर्स विल डिमॉन्स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, क्लाइंट विल डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट टेक्निक फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन इन 3 days, क्लाइंट विल अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द इंसुलिन, या फिर क्लाइंट विल रिसीव इंसुलिन इंजेक्शन एवरी डे। तो ऐसे केस में आप क्या आउटकम निकालेंगे प्लानिंग के लिए, गोल के लिए। ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, आप लोग इसका आंसर मार्क कीजिए। तो सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन के लिए यहाँ पर बात हो रही है। सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन बहुत सारे पेशेंट कर लेते हैं, खुद से ही मोस्टली करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ एडमिनिस्टर में क्या होगा कि क्लाइंट आपको खुद करके सही टेक्निक से बताएगा, और वो भी 3 दिन तक, जब आप क्या करेंगे आउटकम निकाल पाएंगे। ये पेशेंट है जो क्लाइंट है अपने से सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है इंसुलिन को। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्लाइंट विल डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट टेक्निक फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन इन 3 days। नेक्स्ट वन इज मिस लक्ष्मी 25-year-old has been diagnosed with bronchial asthma. Which of the following is the nursing diagnosis that will be on high priority to provide the nursing care? तो यहाँ पर 25 साल की लक्ष्मी नाम की पेशेंट है, ब्रोंकियल अस्थमा डायग्नोस हुआ है। तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा जो कि हम प्रायोरिटी बेस्ड लेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी क्या होगी, पेशेंट को अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एज 25 है। तो ऐसे केस में आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन। एक्सेसिव सीक्रेशन के कारण, स्पाज्म के कारण क्या हो रहा है, एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सीक्रेशन। नेक्स्ट वन इज A nurse reads the following list of nursing diagnosis on client's plan of care. Which of these is written correctly as a nursing diagnosis? तो यहाँ पर आपको इन 4 पॉइंट्स में से बताना है कि नर्सिंग डायग्नोसिस का सही यहाँ पर करेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शन में एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इनफ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज बाय नर्सिंग स्टाफ, impaired physical mobility related to pain in the right leg, या फिर acute pain related to MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण acute pain होना। तो यहाँ पर आपका जो सही डायग्नोसिस बनता है वो कौन सा होगा, करेक्ट डायग्नोसिस बनेगा वो होगा impaired skin integrity related to infrequent position change by the nursing staff। नर्सिंग स्टाफ ने प्रॉपर पोजीशन चेंज नहीं की है, जिससे क्या हो रहा है, स्किन इंटीग्रिटी हो रही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट वाला पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ सब्जेक्टिव डेटा। तो इनमें से सब्जेक्टिव डेटा कौन सा है, क्लाइंट रेट्स पेन एज 4 out of 10 इन द न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल, गेट इज स्लो एंड स्टेडी, पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 140/90 mm of Hg,
माई फादर हैज़ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग फॉर द लास्ट 3 days। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? तो जो सब्जेक्टिव डेटा है यहाँ पर वो क्या है? पेशेंट क्या कर रहा है, उसकी जो रेट है, पेन रेट कितनी है? 4 out of 10 है। जो न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल है तो वो किसने चेक किया? आपने चेक की, डॉक्टर ने चेक की, नर्स ने चेक की। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्टिव डेटा। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव डेटा क्या है? जब आप पेशेंट से कुछ पूछेंगे और वो अपना पर्सपेक्टिव है, जो ओपिनियन देगा, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, जब आप डिसीजन, आप अपने से कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जर्वेशनरी डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या है यहाँ पर? क्लाइंट रेट्स है, जो पेन का कितना है? 4 out of 10 है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग। गेट है, स्लो है, स्टडी है। पेशेंट का बीपी 140/90 mm/Hg है और पेशेंट क्या कर रहा है कि हमारे फादर को लास्ट 3 days से वॉकिंग में डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट वन इज वाइल इंटरव्यूइंग अ क्लाइंट फॉर कलेक्टिंग डेटा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है? पेशेंट आपके लिए वो सभी चीज़ें बताएगा, बट ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा? आप जो चीज़ें असिस्ट करते हैं, चेक करते हैं, वो आ जाएंगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, तो मेनली याद रख रहे हैं सब्जेक्टिव में जो चीज़ें पेशेंट ने आपको एक्सप्लेन की हैं वो आएंगी, ऑब्जेक्टिव में आपने जो चीज़ें चेक की हैं वो आएंगी। नेक्स्ट वन इज while interviewing a client for collecting data, what does a nurse do if the client is extremely anxious about an impending procedure? तो यहाँ पर यदि आप पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं तो एज अ नर्स आप देखते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या है? एंजियस से डरा हुआ है, तो जो उसका पेंडिंग में प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? मान लीजिए पेशेंट का मेडिकेशन होना है, एक मेडिसिन दे दी गई है, दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, एंजियस है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन में गैदर कॉम्प्रिहेंसिव डेट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मेक द इंटरव्यू जनरल, गैदर ओनली एसेंशियल डेटा इन मीट द इमीडिएट नीड, या फिर आस्क फॉर द थ्रेटनिंग द इन्फॉर्मेशन, नॉन थ्रेटनिंग द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप क्या करेंगे? पेशेंट डरा हुआ है, अपनी मेडिकेशन नहीं ले रहा है, यदि पेंडिंग प्रोसीजर में है, तो आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी है जिस चीज़ की इमीडिएट ज़रूरत है उसको पहले करेंगे। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले उस चीज़ को क्या करेंगे? पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और वही डेटा कलेक्ट करेंगे जिसकी तुरंत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मान लीजिए उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो एयरवे को लेके होगी, ना कि आप उसकी स्किन असिस्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ नर्स इन द प्लानिंग फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेज कौन सी है? परफॉर्म अ फोकस असेसमेंट, वैलिडेट्स एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा? प्लानिंग फेज में, नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग फेज में इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा? तो प्लानिंग फेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। क्लाइंट की हेल्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? प्लान है जो डेवलप करेंगे, एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर जो प्लानिंग फेज का यहाँ पर मेन रोल होगा नर्स का वो क्या होगा? डेवलप अ कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सिंग मॉडल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा कलेक्टेड। तो नर्सिंग मॉडल दिया है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो कौन सा मॉडल है? ऑरेंज सेल्फ केयर मॉडल, बॉडी सिस्टम मॉडल, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, या फिर हेड टू फूट मॉडल। तो ऐसा मॉडल जिसमें आप क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा मॉडल है? तो वो ऑरेंज सेल्फ केयर मॉडल या फिर ऑरेंज सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी मॉडल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन ये भी आता है कि सेल्फ केयर मॉडल, सेल्फ केयर डेफिसिट मॉडल किसने दिया था? डोरेथिया ऑरेंज ने। और यदि यहाँ पर फ्रेमवर्क की बात करें कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा मॉडल है कलेक्ट करने के लिए, तो फिर ऑरेंज सेल्फ केयर डेफिसिट मॉडल। नेक्स्ट वन इज अ फेब्राइल एडोलेसेंट्स विजिट द आउट पेशेंट यूनिट विद अ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड एलिवेशन ऑफ द स्किन
smaller than 0.5 centimeter and filled with serous fluid on the back and abdomen. What type of skin lesion would the nurse document if it? फेब्राइल एडोसेल का मतलब ये बच्चे को क्या है, फीवर है ऑलरेडी, उसकी स्किन पर 0.5 सेंटीमीटर के एलिवेटेड क्या है, सर्कमस्क्राइब स्मॉल पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है एब्डोमेन और बैक में। तो ये क्या है, मैक्यूल, पैप्यूल, अल्सर या फिर वेसिकल। तो यहाँ पर क्या है, तो ये है यहाँ पर वेसिकल, क्या कहलाएंगे, वेसिकल। नेक्स्ट वन इज कोआगुलेशन डिफेक्ट्स आर कॉमनली नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर जो कोआगुलेशन डिफेक्ट है जनरली किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, रीनल फेलियर में, हेपेटिक फेलियर में, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम में, इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन में, सॉरी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। कोआगुलेशन डिफेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट जनरली किसके कारण होगा इनमें से, तो होगा हेपेटिक फेलियर के कारण। किसके कारण होगा, हेपेटिक फेलियर के कारण। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर अलाउज द पेशेंट टू टेक स्पॉन्टेनियस ब्रीथ अलॉन्ग विथ मैंडेटरी ब्रीथ। तो यहाँ पर कौन सा मोड होगा मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो पेशेंट को अलाउ करेगा कि आप खुद से सांस लीजिए, मैंडेटरी ब्रीथ कीजिए। ऑप्शन में असिस्टेड कंट्रोल मोड, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन या कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन या फिर प्रेशर सपोर्ट मोड। तो किस मोड से आप क्या कर सकते हैं, आप मैंडेटरी ब्रीथ भी ले सकते हैं, खुद से भी सांस थोड़ा बहुत है जो ले सकते हैं। तो वो कौन सा वेंटिलेटर होगा, वो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, या तो SIM भी पूछ सकते हैं। एक ऐसा वेंटिलेटर है जो वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, वेंटिलेशन की वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या देना है, B। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो कौन सा एनीमिया कॉमन है क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट में, माइक्रोलाइटिक, मेगालोब्लास्टिक, नॉर्मोसाइटिक या नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या फिर पर्नीशियस एनीमिया। तो यहाँ पर इन एनीमिया से आपको बताना है क्रोनिक किडनी डिसीज में जो एनीमिया डेवलप होगा वो कौन सा है, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं यहाँ पर क्या होंगी, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इट्स अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स आर सेम साइज एंड हैव अ नॉर्मल रेड कलर। तो सेम साइज का मतलब है नॉर्मोसाइटिक और सेम रेड कलर का मतलब है यहाँ पर नॉर्मोक्रोनिक, जो कि जनरली क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लियल सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन। तो कौन सी ग्लियल सेल्स हैं जो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स या फिर माइक्रोग्लियल सेल्स। तो कौन सी सेल्स हैं जो माइलिन शीथ को बनाने का काम करती हैं, तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन सी सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट वन इज अ नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ साइन ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। तो एज अ नर्स आपको फाइंड आउट करना है कि इनिशियल स्टेज में अल्जाइमर डिसीज का क्या साइन होगा। बहुत सारी डिसीज के इनिशियल साइन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर अल्जाइमर डिसीज यदि पेशेंट को, तो इनिशियल साइन क्या होगा। ऑप्शन में ओकेजनल इनकॉन्टिनेंस, लॉस ऑफ इनिशिएटिव, डिफिकल्टी इन गेटिंग ड्रेस्ड या फिर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज है यदि अल्जाइमर की, तो कौन सा साइन होगा जो देखने को मिलेगा, वो होगा लॉस ऑफ इनिशिएटिव। किसी भी चीज़ में क्या होना, आगे की तरफ पार्टिसिपेट ना कर पाना, हम उसको क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तो यहाँ पर नेफ्रॉन में कौन सा सेगमेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ऑप्शन में यहाँ पर ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले या फिर डिस्टल ट्यूब्यूल। तो कौन सा है जो ये काम करेगा, तो यहाँ पर ये जो काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम नेफ्रॉन के थ्रू, तो क्या है यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्या है यहाँ पर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन सीन इन पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट। पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट में है जो कौन सा वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा,
हर्पीस, हेपेटाइटिस, रेट्रोवायरस या फिर जीका वायरस। तो कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जिस पेशेंट के लिए क्या है, पहले से ही रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया हो उनके लिए। तो जो पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उनमें कॉमनली क्या होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, हर्पीस ग्रुप के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हर्पीस ग्रुप। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑस्मोटिक एजेंट यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस इज। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कौन सा है जो इफेक्टिव ऑस्मोटिक एजेंट है यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एकोडेक्स्ट्रिन या फिर डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो ऑस्मोटिक एजेंट यूज होता है वो क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज। क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। नेक्स्ट वन इज मिस्टर एम is admitted to the hospital with a history of CKD. While performing the admission assessment, the nurse noted an abdominal finding in the abdominal area. She identifies an abdominal bruit. Why it is important to note abdominal bruit while performing physical examination of CKD patient? तो यदि क्रॉनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है तो यहाँ पर यदि ब्रूट साइन देखने को मिलता है क्योंकि गोल्डन साइन माना जाएगा इस डिसीज में, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ फूड ओवरलोड, साइन ऑफ कॉस्टो वाटर टेंडरनेस, साइन ऑफ न्यूरोपैथी या फिर साइन ऑफ रेनोवैस्कुलर डिसीज। तो यदि क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट में आप फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर ब्रूट्स फील करते हैं तो क्या है यहाँ पर, साइन ऑफ रेनोवैस्कुलर डिसीज, जिसमें यंग एज में ही बीपी हाई रहेगा, ट्रीट करने से भी ये ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ रेनोवैस्कुलर डिसीज। नेक्स्ट वन इज A patient has got admitted to cardiology ward with history of crushing chest pain radiating to left arm and shoulder before an hour. He still feels tired and dyspneic with activity. Which cardiac enzyme analysis would the nurse suggest to do for the treatment? तो यहाँ पर एक पेशेंट है कार्डियोलॉजी का, चेस्ट पेन हो रहा है उसको लेफ्ट आर्म से होते हुए शोल्डर के यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और सांस लेने में दिक्कत हो रही है कुछ भी एक्टिविटी करने में। तो कौन सा कार्डियक एंजाइम आप चेक करवाएंगे, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, CKMB या फिर LDH। तो जो एंजाइम तुरंत चेक करवाने की ज़रूरत होगी, जो बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, MI की सिचुएशन के साइन है यहाँ पर ये सभी, तो क्या है, मायोग्लोबिन। कौन सा एंजाइम है, मायोग्लोबिन। और साइन किसके बताए हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कार्डिनल फीचर ऑफ स्क्लेरोडर्मा। तो स्क्लेरोडर्मा के कार्डिनल साइन कौन से हैं, स्किन थिकनिंग एंड टाइटनिंग, इन्फ्लामेटरी चेंजेस ऑफ स्केलेटल मसल, फाइब्रोलाइटिक एंड डिजेनरेटिव चेंज ऑफ ब्लड वेसल या फिर लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक लीजन्स। तो यहाँ पर जो स्क्लेरोडर्मा है, तो स्क्लेरोडर्मा में यहाँ पर कौन सा है जो कार्डिनल साइन माना जाएगा। तो जो स्क्लेरोडर्मा में कार्डिनल साइन माना जाएगा, स्किन थिकनिंग एंड टाइटनिंग, क्या होगा, कॉमन कॉज होगा किसका, स्क्लेरोडर्मा। के लिए क्या कहा जाता है, क्रेस्ट सिंड्रोम, जिसमें क्रॉनिक टाइम तक हार्डनिंग और थिकनिंग रहेगी स्किन और कनेक्टिव टिश्यू में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, थिकनिंग, स्किन थिकनिंग एंड टाइटनिंग। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विजिट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेन ऑफ हेमेटोमेसिस, दैट मीन्स वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है एंड एब्डोमिनल पेन। During assessment, the nurse would ask about which of the following morbidity in this patient। तो यहाँ पर पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल जाता है, हेमेटोमेसिस है उसको, मतलब वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो असेस करने पर डॉक्टर क्या पूछेंगे कि आपको कोई प्रीवियस सिचुएशन तो ऐसी नहीं रही है, तो वो क्या होगी, पेप्टिक अल्सर, लिवर सिरोसिस, पेरिटोनाइटिस या फिर लिवर एब्सिस। तो ऐसी सिचुएशन की जब आप हेमेटोमेसिस भी और एब्डोमिनल पेन हो तो डॉक्टर कुछ असेसमेंट करेगा इनमें से। तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो आपकी नहीं रही है किसी डिजीज़ को लेके, तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट वन इज प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज। तो प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम क्या कहलाएगा, पेक्टस एक्सविक्सन, पेक्टस कैरिनेटम या फिर फ्लेयल चेस्ट या फिर बैरल चेस्ट। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्लेयल चेस्ट, इसको फ्लोटिंग चेस्ट भी कह सकते हैं, पेक्टस कैरिनेटम और पेक्टस एवाक्यूएशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा बी, पेक्टस कैरिनेटम। इस तरीके से चेस्ट क्या होगी, बाहर की तरफ देखने को मिलेगी
और जो यहाँ पर पेक्टस एक्स का वेटम है, ऐसी कंडीशन है, ब्रेस्ट बोन क्या होगी, सनकैन होगी हिज और हर चेस्ट में। लेकिन यदि बाहर की तरफ देखने को मिले प्रोट्रूड्यूस मिलेगी तो क्या, पेक्टस कारिनेटम। नेक्स्ट वन इज in order to promote surfactant release, the nurse should instruct the patient to perform which of the following option। तो यदि आपको क्या करना है, सर्फेक्टेंट रिलीज को प्रमोट करना है, तो जो इंस्ट्रक्टर और नर्स पेशेंट को आप कैसे बताएंगे, कफिंग एक्सरसाइज से, डीप ब्रीथिंग से, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या फिर पर्स्ड लिप ब्रीदिंग से। तो ऐसे केस में आप पेशेंट को कैसे आपको इंस्ट्रक्ट करना है सर्फेक्टेंट रिलीज को प्रमोट करने के लिए, तो कैसे कहेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, क्योंकि सर्फेक्टेंट क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सर्फेक्टेंट रिलीज करने के लिए। आप क्या कहेंगे पेशेंट को करने के लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फेशियल फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर फेस पर होते हैं उनमें से कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है, नेजल बोन फ्रैक्चर, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर, मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर या मैंडिबुलर बोन फ्रैक्चर। तो यहाँ पर कॉमन फ्रैक्चर पूछा है फेसियल, फेस पर तो सबसे कॉमनली देखने को मिलता है नाक की हड्डी टूटना, नेजल बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो क्वेश्चन अभी जो यूपी स्टाफ नर्स हुआ था यूपी में, उसमें आया था कि कौन सा साइन है जो कौन सा इनिशिएटिव है जो नेशनल हेल्थ मिशन ने रिसेंट में लिया था। सबसे पहले लिया था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्रिएशन ऑफ आशा, विलेज हेल्थ एंड सैनिटरी कमिटी, जननी सुरक्षा योजना। तो सबसे पहले जो रिसेंट में इनिशिएटिव लिया गया था वो कौन सा था, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्शन क्राइटेरिया फॉर आशा वर्कर। तो यदि कोई एज आशा वर्कर के तौर पर काम करना चाहती है तो एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया क्या होगा। ऑप्शन में है वुमेन एज्ड 25 to 35 years, residing in a rural area with education up to 12th standard, a woman leader from the local panchayat, resident of village, a woman in the age group 25 से 45 साल, educated up to 8th class। तो बिल्कुल परफेक्ट मैच होगी कि वुमेन कहाँ की रहने वाली हो, उसी गांव की रहने वाली हो, एज 20 से 45 साल होना चाहिए और एटलीस्ट 10वीं तक पढ़ी लिखी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड ऑफ द मुदलियार कमेटी। तो मुदलियार कमेटी का रिकमेंडेशन किसने दिया था। ऑप्शन में सेटिंग अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 75 बेड हॉस्पिटल, मेकिंग चेंज इन मेडिकल एजुकेशन, delinking the malaria program activities, strengthening of district hospital with specialist services। यहाँ पर क्या है, मुदलियार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, वो थी स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विथ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू सीवियर एज अ सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल स्पेस। ऐसा बनाना है जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल में केयर मिलेगी, वो यहाँ पर आपको स्टेट लेवल पे भी मिल सकती है। और किसके अकॉर्डिंग था, मुदलियार जी के। ड्रैक्यूनोक्लोसिस इज अ वेक्टर बोर्न पैरासाइट डिसीज, इट इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पर ड्रैक्यूनोक्लियासिस जो डिसीज है इसका दूसरा नाम क्या है, पैरासाइटिक डिसीज है, ग्वेना वर्म, विप वॉर्म, हुक वॉर्म या फिर एस्केरियासिस। तो ये इस टाइप की डिसीज है जो वेक्टर बोर्न डिसीज है, पैरासाइटिक है। कौन सी, तो ग्वेना वॉर्म डिसीज। कौन सी, ग्वेना वॉर्म इन्फेस्टेशन और ग्वेना वॉर्म डिसीज। नेक्स्ट वन इज What is the prophylaxis used in HIV AIDS prevention of parent of child transmission? PPCTC एग्जाम में लोगो आता है, मदर फादरों के बीच में एक बेबी रहेगा, उस टाइप का लोगो होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है जो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग लेबर क्या दे सकते हैं, इस बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स होने से। मल्टी ड्रग, ARV नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी इंटरवेंशन या फिर CD4 टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये सबको पता है मदर से बेबी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है इसके होने की, HIV एड्स के होने की। कौन सी मेडिसिन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जिडोविडिन उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। इजी क्वेश्चन है, यदि बच्चे सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है, कौन सा इमीडिएट मैनेजमेंट होगा।
प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर, प्रोवाइड सप्लीमेंटल एजुकेशन, रिकमेंडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या फिर रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ऐसे केस में बच्चा क्या सीवियरली माल नरिश्ड सेकेंड थर्ड डिग्री, तो ऐसे केस में आप उसको थेराप्यूटिक फूड दे के क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा रिकमेंडेड प्रोवाइड द सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन, इसको हम थेराप्यूटिक फूड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट पॉइंट इन द टाइम इज द पॉपुलेशन असिस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज। क्रूड बर्थ रेट है जो पॉपुलेशन में कब असिस की जाती है, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून को। तो यहाँ पर हमेशा ही क्रूड बर्थ रेट असिस कब की जाती है, 1 जुलाई को। कब की जाती है इंडिया में, 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज। तो टोटल 4 स्टेज होती हैं। तो डेमोग्राफिक साइकिल में जो सेकेंड स्टेज है वो क्या, अर्ली एक्सपेंडिंग, हाई एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग या फिर लो स्टेशनरी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि डेमोग्राफिक साइकिल में सेकेंड स्टेज पर क्या आएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज होगी, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्ट्रेस डेवलप्ड इन अ चाइल्ड रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ फिल्म हर फ्रॉम फैमिली एंड फैमिली सराउंडिंग ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इज। इजी क्वेश्चन है कि बच्चे को किस चीज़ का डर रहेगा कि उसको उसके पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से दूर किया जाएगा हॉस्पिटलाइज करने के चक्कर में। फियर एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी या फिर सेपरेशन ऑफ एंजाइटी। तो बच्चे को यदि अपने पेरेंट्स से दूर रख के हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा आपको, सेपरेशन एंजाइटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द नीड टू अप्लाई रिस्ट्रेंट्स ऑन अ चाइल्ड। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आप कंसीडर नहीं करेंगे जब बच्चे को आप रिस्ट्रेंट दे रहे हो तब। एज ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड, थ्रेट टू अदर्स एंड द चाइल्ड। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब बच्चे को आप रिस्ट्रेंट दे रहे हैं तो बच्चे को तो आपको समझाना ही, साथ में पेरेंट्स को भी समझाना इजी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दे रहे हैं, मोबिलाइज करना है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, सेक्स ऑफ द चाइल्ड मैटर नहीं करेगा, बाकी बच्चे की एज, डेवलपमेंटल लेवल और बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन सेक्स ऑफ द चाइल्ड यहाँ पर क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न का मतलब है जैसे ही आप जिस और पार्ट को टच करेंगे वो पूरा हिलने डुलने लगेगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कौन सा है, मोरो, असिमेट्रिक, टॉनिक नेक, पैरासूट या फिर वेबिन्स्की रिफ्लेक्स। तो जो रिफ्लेक्स इसको हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं वो कौन सा है, मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया निमोनिया कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न कॉज्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट। न्यूबॉर्न बेबी में निमोनिया सबसे हो सकता है किसी एक को छोड़कर, इकोलाई ऑरियस निमोनिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो न्यूबॉर्न बेबी को इकोलाई ऑरियस निमोनिया इन सबसे हो सकता है, लेकिन एम ट्यूबरक्लोसिस से है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द कॉमनेस्ट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये देखिए यहाँ पर PICU में मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल का मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहाँ से होगा, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होगा, UTI होगा, फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में नोजोकॉमियल और कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेवलप होगा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन BSI। नेक्स्ट इज द करेंट पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस डिफाइन अ चाइल्ड एज एज ऑफ। तो यहाँ पर PALS के अकॉर्डिंग, पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की एज है जो कब तक कंसीडर की जाएगी PALS के लिए, 0 to 12 months, 1 to 3 years, 6 to 12 year, या फिर 1 year until puberty। तो बच्चे की एज है जो एज अ चाइल्ड डिफाइन किया जाएगा PALS के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा, एज 1 year until द प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज। छठवीं डिसीज कौन सी कहलाती है, रूबेला, रूबियोला, रूसेोला इन्फेंटम या फिर रिथिमा इन्फेक्शियस। तो सिक्स्थ डिसीज है, क्या है यहाँ पर, सिक्स्थ डिसीज किसको कहा गया है, रूजियोला इन्फेंटम। क्या होगा यहाँ पर,
रूजियोला इन्फेंटम के लिए क्या कहा गया है, 6 डिसीज़ है जो कहा गया है। रूजियोला और जो कि एक वायरल इन्फेक्शन जनरली बच्चों में फीवर और रैसेस के साथ होगा। 6 डिसीज़ किसको कहा गया है, रूजियोला इन्फेंटम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विथ वैलिन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, कि कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या किया जाएगा, जो ग्लूटामिक एसिड है उसको रिप्लेस किया जाएगा वैलेनिन से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। फैनकोनी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, फिर बॉन विल्बर डिसीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। और डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको फ्री क्लासेस रहेंगी सभी। जो PDF लेना चाहते हैं तो मेडिकल एंड नर्सेस आपकी ऐप पर जाकर ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।